आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के संबंध में चर्चा करेंगे। समास की संरचना एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। हिंदी भाषा में सामासिक शब्दों का विशेष महत्व है। भाषा लेखन में सरलता हो तो पाठक समुदाय स्वतः प्रभावित हो जाते हैं। भाषा की आधारशिला व्याकरण है। व्याकरण ही भाषा का अनुशासन है। व्याकरण के कारण ही हमें भाषा का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण हमें भाषा के नियम एवं उसके प्रयोग की पूर्ण जानकारी देता है। समास और संधि भाषा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। भाषा के मूर्धन्य विद्वान पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सरस्वती में व्यवस्थित व्याकरण का विस्तार से वर्णन किया है। आप एक महान व्याकरणाचार्य हैं। आपने समास को इस प्रकार परिभाषित किया है: दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक शब्द बनता है, जो स्वतंत्र होता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। इस प्रकार समास दो शब्दों और दो पदों को मिलाकर बनाया जाता है। सामासिक शब्दों में उन दो शब्दों के बीच की विभक्ति हटा दी जाती है, तभी वह शब्द समास बन जाता है। समास के प्रकार। आइए समास के प्रकार को समझें। समास के 6 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका सहयोगी पद होता है। कारक रचना के अनुसार उसकी विभक्तियों को ध्यान में रख कर ही तत्पुरुष समास के अनेक रूप हो गए हैं। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कारक रचना को की विभक्ति जब लोप हो जाता है तो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। माखन को चुराने वाला माखन चोर और स्वर्ग को गया हुआ को स्वर्गगत कहते हैं। इन उदाहरणों में कारक चिन्ह को की का लोप हो गया है और इस कारण वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। दूसरा तत्पुरुष है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में जिस कार्य को करने का कारण हो और उसकी विभक्ति का लोप हो जाने के कारण कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे शोक से आकुल, शोकाकुल, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, और नीति से युक्त, नीति युक्त। इसी प्रकार अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति के लिए का जब लोप हो जाता है तो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी को हथकड़ी कहते हैं, देश के लिए भक्ति को देशभक्ति कहते हैं और राह के लिए खर्च में राह खर्च कहते हैं। इन उदाहरणों में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। आइए अब अगले तत्पुरुष समास के प्रकार को देखते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में की से विभक्ति का लोप होता है। यह विभक्ति विभाजन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस विभक्ति के लोप होने से अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त,
और राष्ट्र का, और रण से विमुख रण विमुख, धर्म से भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास संबंध कारक की विभक्ति का के की होती है, और जब इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तब संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, स्वर की साधना, स्वर साधना, एवं मृत्यु का निनाद को मृत्यु निनाद कहते हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक में पे पर विभक्ति होती है, और जब इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तब अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, आप पर बीती, आप बीती, और गृह में स्थित को गृहस्थ कहते हैं। आइए अब समास के दूसरे प्रकार द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व में और से दोनों पद जुड़े होते हैं एवं पृथक होने से ये दोनों अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। इस प्रकार के बने पद हमेशा बहुवचन से प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम और कृष्ण, भाई और बहन, भेड़ और बकरी, स्त्री और पुरुष। अर्थात जैसे राम और कृष्ण को राम कृष्ण कहेंगे, भाई और बहन को भाई बहन कहते हैं, और भेड़ और बकरी को भेड़ बकरी कहते हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार कहने का मतलब होता है समेटना, समूह में उसको प्रस्तुत करना। जब दोनों पद समुच्चय में हों और पृथक पृथक अस्तित्व न रखे हों, जैसे दाल रोटी, केवल दाल रोटी का बोध नहीं कराते बल्कि संपूर्ण भोजन को का अर्थ समेटे हुए हैं। उसी प्रकार अन्न जल केवल दाना और पानी ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश की समग्रता का बोध कराते हैं। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे पाप पुण्य। पाप पुण्य का अर्थ होता है पाप, और पुण्य भी प्रसंगानुसार हो सकता है। तीसरे समास का प्रकार है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद होता है उसकी विशेषता को बताता है, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात क्या कहेंगे उनको, भगवान शिव। अगला है नवरात्र, नवरात, चौराहा, 4 हैं राह। इसमें समाहार होता है, अर्थात शब्दों को हम समेटते हैं या उसको एकत्र करते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण और विशेष्य उपमेय और उपमान का मेल प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संज्ञा और विशेषण का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भाव का दर्शाना ही कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भवसागर, संसार रूपी सागर, विद्युल्लता, विद्युत लता, घनश्याम, बादल जैसा काला। 5वां समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में संज्ञा और विशेषण की विशेषता बताते हुए
एक अन्य विशेष शब्द को निरूपित किया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समासिक पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु कोई अन्य पद प्रधान होता है जिसमें वाला अर्थ पाया जाता है। जैसे दशानन अर्थात 10 मुखों वाला। इस शब्द में कोई भी खंड 10 या आनन जो शब्द हैं वे प्रधान नहीं हैं, किंतु इसका अर्थ रावण ही प्रधान हुआ है। इसी प्रकार पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, वह कृष्ण या विष्णु। तात्पर्य पीला वस्त्र धारण करने वाला से है। अंतिम समास का प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला खंड प्रधान होता है या जिस पद में अव्यय का बोध होता है, अर्थात लिंग वचन आदि के कारण जिसका रूप न बदले, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं और उनके बदले में वे पहले अवयव आ जाते हैं। जैसे प्रतिदिन दिन दिन कहते हैं, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजन्म भर आजन्म उसको जन्म भर कहते हैं। अव्ययी भाव समास में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह विषय रोचक लगा होगा। धन्यवाद।